नमस्कार मित्रों, आज का हमारा विषय है मौर्यकालीन कला भाग 2। इससे पहले मौर्यकालीन कला का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने राजप्रसाद निर्माण कला और नगर निर्माण कला के बारे में जो भी जानकारी थी वो हम पढ़ चुके हैं। उसी के आगे उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम मौर्यकालीन कला में स्तूप निर्माण कला और स्तंभ निर्माण कला के बारे में पढ़ेंगे। इसी के साथ आज हमारी जो 4 कलाएं हैं मौर्यकालीन वो पूरी हो जाएंगी, क्योंकि पहले नंबर पर हमने प्रासाद यानी महलों के बारे में पढ़ा था। दूसरे नंबर पर कि मौर्य काल में जो नगर हैं उनके जो निर्माण की जो कला है, स्थापत्य जो कला है वो किस प्रकार की रही थी, वो सारी जानकारी हमने प्राप्त करी थी। तो आज के वीडियो में हमारा जो पहला जो पॉइंट है वो है स्तूप निर्माण कला। स्तूप क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, इसका मैं इसी वीडियो में चित्र के माध्यम से भी आपको दिखाऊंगा कि स्तूपों की आकृति क्या है, उसके भाग कितने हैं और जो सबसे प्रसिद्ध स्तूप वो कौन सा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। तो सबसे पहला जो आंकड़ा है वो ये याद रखना है कि बौद्ध ने लगभग कितने स्तूपों का निर्माण करवाया। तो बौद्ध साहित्य के अनुसार हमें जानकारी मिलती है कि मौर्य वंश के प्रसिद्ध शासक अशोक ने 24,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। दूसरा जो बिंदु है वो है कि इनमें से ऋषिपतन यानी सारनाथ में अशोक द्वारा निर्मित धर्मराजिका स्तूप के अवशेष आज भी द्रष्टव्य हैं। तो मित्रों, आज हम स्तंभ और स्तूप 2 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। एक सारनाथ का स्तंभ भी है, यहाँ हम स्तूप की बात कर रहे हैं। तो सारनाथ का जो तत्कालिक नाम था वो ऋषिपतन था और वहाँ पर जो स्तूप था उस स्तूप का नाम था धर्मराजिका। उसके जो अवशेष हैं वो आज भी हमें देखने को मिलते हैं। स्तंभ है वो तो यथावत है, स्तंभ तो पूरी की पूरी जो जानकारी है, पूरी की पूरी जो आकृति है यथावत बनी हुई है, लेकिन जो स्तूप है उसका आपको नाम याद रखना है धर्मराजिका। क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न बनेगा इस तरह से बनेगा कि सारनाथ से प्राप्त अशोक द्वारा निर्मित स्तूप का नाम क्या है, तो हमारा जवाब हो जाएगा धर्मराजिका। इन स्तूपों के अलावा सांची का स्तूप, बरहूत का स्तूप, इनके अवशेष भी वर्तमान में देखे जा सकते हैं। अवशेष का मतलब होता है उनके जो कुछ बचे हुए जो हिस्से हैं वो वर्तमान में देखे जा सकते हैं। अब हमने देखा कि सांची के स्तूप भी वर्तमान में अवशेष में बने हुए हैं, तो सांची के बारे में हमें थोड़ी जानकारी भी होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ लिखा है कि सांची वर्तमान मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बेतवा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव है। तो सांची वर्तमान में कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले में है? रायसेन ज़िले में। और मध्य प्रदेश में बहने वाली जो बेतवा नदी है उसी के किनारे ये बसा हुआ एक छोटा सा गाँव है। अग्निमित्र शुंग ने सांची स्तूप का जीर्णोद्धार करवाया। यानी ऊपर हमने पढ़ा कि सांची का जो स्तूप है उसका जो निर्माण है वो तो करवाया था अशोक ने, लेकिन इसका जो जीर्णोद्धार है वो किसने करवाया था? तो हमारा जवाब हो जाएगा अग्निमित्र शुंग। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है ढेर या थूहा। स्तूप जो है वो संस्कृत के शब्द से लिया गया है जिसका मतलब होता है ढेर। ढेर आप देखें कोई भी चीज़ होता है उसका इस तरह से ढेर होता है, उसी को हम थुआ भी कहते हैं। तो स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ है वो ढेर होता है। महात्मा बुद्ध की अस्थि अवशेषों पर 8 स्तूपों का निर्माण हुआ। तो मुख्य रूप से जो स्तूप जो प्रसिद्ध जो स्तूप हैं उनमें से जो 8 स्तूप हैं उनका जो निर्माण है वो महात्मा बुद्ध की अस्थि के अवशेषों पर किया गया। यानी महात्मा बुद्ध के जो मृत्यु के उपरांत जो अस्थियां बची थी उनको अलग अलग स्थानों पर ले जाया गया, 8 स्थानों पर, और उन 8 स्थानों पर ही स्तूपों का निर्माण किया गया। स्तूप कला के लिए साहित्य में चैत्य शब्द का प्रयोग मिलता है। तो स्तूप के लिए जो साहित्य है उसमें चैत्य शब्द का प्रयोग मिलता है, और चैत्य का मतलब होता है पवित्र कक्ष या पवित्र कमरा। बरहूत के स्तूप को सबसे प्राचीन माना जाता है। तो ऊपर हमने देखा कि सारनाथ का स्तूप है, सांची का स्तूप है, बरहूत का स्तूप है। तो इन तीनों चारों में यदि हम देखें तो सबसे प्राचीन जो स्तूप माना गया है वो बरहूत को माना गया है। तो सारी चीज़ें आपको याद रखना है। चैत्य का अर्थ क्या है, स्तूप के लिए साहित्य में कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है,
महात्मा बुद्ध की अस्थियों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया है और सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है। तो यहाँ तक हमने स्तूपों की जो जानकारी थी प्रमुख वो हमने प्राप्त कर ली है। दूसरा जो पॉइंट है स्तूपों का वो है स्तूपों के प्रकार, यानी स्तूप कितने प्रकार के हैं। तो स्तूपों के प्रकार में पहला प्रकार है शारीरिक स्तूप कला। मैंने यहाँ कला नाम दिया है क्योंकि हमारा पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में ही नाम है मौर्यकालीन कला। तो देखते हैं शारीरिक स्तूप कौन से स्तूप कहलाते हैं। तो बुद्ध के अवशेषों पर बनाए गए स्तूपों को हम शारीरिक स्तूप कहते हैं। इनमें महात्मा बुद्ध के नख, दंत आदि रखे गए हैं, केस यानी बाल आदि को रखा गया है। तो महात्मा बुद्ध के अंगों के जो अवशेष जिन स्तूपों में रखे गए हैं और उन मुख्य अंगों में हैं नख यानी नाखून, दंत यानी दांत, केश यानी बाल आदि जो अवशेष रखे गए हैं उनको हम शारीरिक स्तूप कला कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि शरीर से संबंधित अंगों को इसमें रखा गया है। दूसरे प्रकार के जो स्तूप हैं वो है उद्देशिक स्तूप। बौद्ध धर्म के किसी आख्यान, बुद्ध के जीवन की घटना और बुद्ध से जुड़े पवित्र स्थानों पर बने स्तूप। यहाँ प्रश्न बनता है कि बौद्ध धर्म के किसी आख्यान यानी कहानी से, बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई किसी घटना से या बुद्ध से जुड़े पवित्र स्थानों पर जो स्तूप बनाए गए उन स्तूपों को क्या नाम दिया गया। तो हमारा वहाँ पर जवाब होगा उद्देशिक स्तूप कला। ऐसे ही ऊपर वाले को याद रखना है कि बुद्ध के शरीर के अवशेषों पर बनाए गए स्तूपों को कौन से स्तूप कहते हैं, तो वह हो जाएगा शारीरिक स्तूप। तीसरा प्रकार का जो स्तूप है उसका नाम है पारिभोगिक स्तूप कला। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं पर निर्मित। यहाँ हमें याद रखना है कि महात्मा बुद्ध के दैनिक जीवन में काम आने वाले वस्तुओं पर निर्मित स्तूपों को कौन से प्रकार के स्तूप कहे गए हैं। वहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा पारिभोगिक स्तूप। जैसे भिक्षा पात्र है, चीवर पादुका है, छड़ी है, आसन है। तो ये जो दैनिक जीवन में काम आने वाली जो वस्तुएं थी, इनको जिन स्तूपों में रखा गया या इन वस्तुओं के लिए जो स्तूप बनाए गए उन स्तूपों को हम पारिभोगिक स्तूप कहते हैं। चौथे प्रकार के स्तूप हैं व्रतानुष्ठित स्तूप कला। व्रत अनुष्ठित, ये संस्कृत के दो शब्दों से बना है, जिसमें पहला शब्द है व्रत और दूसरा शब्द है अनुष्ठित, यानी व्रत अनुष्ठान के लिए जिन स्तूपों का निर्माण होता था उनको हम व्रतानुष्ठित स्तूप कला के अंतर्गत रखते हैं। ऐसे स्तूप जो मन्नत का चढ़ावा हो, मन्नत का मतलब होता है इच्छा पूर्ति पर उपासकों द्वारा निर्मित, यानी बौद्ध धर्म के जो अनुयायी होते थे, जो धनवान व्यक्ति होते थे, वो यहाँ आकर के बौद्ध मठों पर आकर के जो अपनी इच्छा व्यक्त करते थे और जब उनकी ये इच्छाएं, इनकी जो ये मन्नत है वो जैसे ही पूरी होती थी तो वो स्तूपों का निर्माण करवाते थे। तो इच्छा पूर्ति पर उपासकों द्वारा निर्मित जो स्तूप हैं वो व्रतानुष्ठित स्तूप कहलाते हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि स्तूपों को कितने प्रकारों में बांटा गया है। तो हमारा जवाब हो जाएगा 4 प्रकारों में बांटा गया है। स्तूप कला का जो अंतिम बिंदु है वो है स्तूप के प्रमुख भाग। तो स्तूप के भागों से संबंधित प्रश्न भी यहाँ पर पूछ सकता है। तो इस पॉइंट को मैं चित्र के माध्यम से आपको समझाऊंगा। आपको वहाँ पर जो चीज़ मैं समझाऊंगा उसके नोट्स बना लेने हैं, क्योंकि बाकी चीज़ों के तो यथावत आपको नोट्स बनाने हैं, मैं समझाते चला जा रहा हूँ। लेकिन ये इसके जो भाग हैं उसको मैं चित्र के माध्यम से आपको समझाऊंगा। आप अपनी नोटबुक में इनको लिख लेना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्तूप है और ये स्तूप प्रसिद्ध स्तूप है सांची का स्तूप, जो अभी हमने देखा था कि ये मध्य प्रदेश में है, रायसेन जिले में है। स्तूप देख सकते हैं कि किस तरह के ये बने होते हैं। अर्धचंद्राकार आकृति में इनका निर्माण किया जाता था और इस तरह से इनका जो पहला जो पार्ट है स्तूपों के भागों में वो है मेधी, कुर्सी या चबूतरा। इसको मेधी भी कहते हैं, कुर्सी भी कहते हैं, चबूतरा भी कहते हैं। और ये शब्द आपने सुना भी होगा, जब भी हम कोई मकान बनाते हैं तो उसके नीचे पूरा एक फाउंडेशन देते हैं 3-4 फीट का, और फिर उसके ऊपर हमारे जो कमरे वगैरह हम बनाते हैं तो नीचे के जो पोर्शन को हम कुर्सी कहते हैं, उस चबूतरे को। तो इसका जो ये अंतिम भाग है, जैसे नीचे एक चबूतरे पर ये स्तूप बना हुआ है तो इसको हम मेधी कहते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा कि जिस चबूतरे पर
स्तूपों का निर्माण किया जाता था उसको किस नाम से संबोधित किया जाता था, उसे क्या कहा जाता था? तो वहाँ हमें याद रखना है मेधी, कुर्सी या चबूतरा। दूसरा जो स्तूप का भाग है वो है वेदिका। यानी आप देख सकते हैं कि जैसे हम खेत के चारों ओर तिनकों से या फिर तारों से तारबंदी करते हैं, एक मेड़ सी बनाते हैं, उसी तरह से इस स्तूप के चारों ओर आप देख सकते हैं कि लकड़ी की सी एक मेड़ बनी हुई है, यानी एक सुरक्षा प्राचीर की तरह बनी हुई है और ये उसमें गेट लगा हुआ है। तो इस प्राचीर को, इस चार दीवारी को हम वेदिका के नाम से जानते हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है। अगला जो इसका हिस्सा है तीसरे नंबर का वो है अंड, यानी ये जो अंडाकार जो स्थिति बनी हुई है स्तूप की, इसको हम अंड कहते हैं। फिर इस अंडाकार के ऊपर ये एक चतुष्कोणीय आकृति बनी हुई है चतुर्भुजाकार में, इसको हम हर्मिका कहते हैं। यहाँ पर अवशेषों को रखने के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाया जाता था, उसको हम हर्मिका कहते हैं। तो इससे रिलेटेड प्रश्न यही पूछा जाएगा कि स्तूप के ऊपरी भाग में अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए जो हिस्सा होता था उसको किस नाम से जानते हैं? तो वहाँ हमारा जवाब हो जाएगा हर्मिका। अब हर्मिका के ऊपर आप देख सकते हैं एक छत्र लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं छत्र। और इस छत्र की आकृति में आपको बना के दिखाता हूँ कि इस तरह से ये छत्र बना हुआ है, यानी इस तरह से छत्र है, फिर इसके बीच में एक डंडी सी है, फिर छत्र है, फिर डंडी है, फिर छत्र है। तो ये बीच में जो इसको सहारा देने के लिए जो डंडी है, इसी को हम यष्टि कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं छोटा सा मैंने लिखा भी है, इसको हम कहते हैं यष्टि। तो इस तरह से इसके जो कुल पार्ट हैं वो 6 पार्ट हैं। तो स्तूप के 6 भाग हैं, 6 के 6 भागों को मैंने चित्र के माध्यम से आपको अच्छी तरह बता दिया है। अगली हमारी जो कला है वो है स्तंभ निर्माण कला। तो स्तूप निर्माण कला से संबंधित सारे जो तथ्य परीक्षा में पूछे जा सकते हैं वो हम देख चुके हैं। और आज की दूसरी जो कला है आज की इस वीडियो की वो है स्तंभ निर्माण कला। और लगभग पिछले प्रश्न पत्रों में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो इसी पार्ट से ज़्यादा पूछे गए, स्तंभों से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में ज़्यादा पूछे गए हैं, क्योंकि मौर्यकालीन कला में जो सर्वोत्कृष्ट जो कला है वो स्तंभ निर्माण कला की है। लिखा भी है कि अशोक द्वारा बनवाए गए स्तंभ मौर्यकालीन कला के सर्वोत्तम नमूने हैं। तो मौर्यकालीन कला को यदि हम कई भागों में बांट सकते हैं, जैसे नगरों में नगर निर्माण कला में हमने बांटा है उसको, प्रासाद निर्माण कला में बांटा है, स्तूप निर्माण कला में बांटा है, तो सारी कलाओं में भी यदि हम रैंकिंग के हिसाब से उनको रैंक दें तो सबसे ऊपर सबसे सर्वोत्तम जो नमूने हैं वो स्तंभ ही हैं। इनका निर्माण धम्म के प्रचार के लिए करवाया गया। अशोक ने इन स्तंभों का निर्माण धम्म के प्रचार के लिए, धम्म है वो धर्म का ही अपभ्रंश है, तो धम्म के प्रचार के लिए इनका निर्माण करवाया गया। उत्तर प्रदेश के सारनाथ, प्रयाग, कौशाम्बी तथा नेपाल क्षेत्र के लुम्बिनी और निगलीवा में अशोक के स्तंभ मिले हैं। मैंने आपको स्तूपों में बताया था कि सारनाथ से स्तूपों के अवशेष भी मिले हैं, लेकिन यहाँ हम स्तंभ की बात कर रहे हैं। तो ये प्रमुख स्थान हैं जहाँ से हमें अशोक के स्तंभ मिले हैं। तो सारे नाम याद रखना है, सारनाथ, प्रयाग, कौशाम्बी और नेपाल क्षेत्र में लुम्बिनी और निगलीवा। इनके अलावा और भी स्थान हैं जहाँ पे अशोक के स्तंभ मिले हैं, जैसे सांची है, लोरिया, नंदगढ़ है, आदि स्थानों पर भी अशोक के स्तंभ मिले हैं। डॉक्टर स्मिथ ने लिखा है, इन स्तंभों का निर्माण, स्थानांतरण और स्थापना मौर्य युगीन शिल्प आचार्यों तथा शिला तक्षकों की बुद्धि और कुशलता के अद्भुत प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। तो डॉक्टर स्मिथ जो हैं वो इन स्तंभों को देखने के बाद में, इनका विजिट करने के बाद में लिखते हैं। तो कथन से संबंधित प्रश्न भी पूछ सकता है कि ये बात किसके द्वारा कही गई है। तो इन स्तंभों का निर्माण, स्थानांतरण का मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाकर इनकी स्थापना करना, मौर्य युगीन जो आचार्य हैं, शिल्प आचार्य हैं, उनकी और शिला तक्षकों की बुद्धि और कुशलता के अद्भुत प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। तो ये बात किसने कही है? डॉक्टर स्मिथ ने ये बात कही है। भंडारकर ने भी इन स्तूपों के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करे हैं। तो भंडारकर ने लिखा है, ऐसे विशालकाय पाषाण खंडों को काट करके, साफ करके गोल स्तंभ बनाना और उसे दर्पण की तरह चमका देना कि आधुनिक मिस्त्री भी उस पर विस्मय
विमुग्ध रह जाएं, कठिन व नाजुक कार्य था। तो यहाँ पर इन स्तंभों की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है कि इन पर इस तरह की पॉलिश की गई कि इनको शीशे की तरह चमकाया गया। तो भंडारकर लिखते हैं कि पहली बात तो ये विशालकाय पाषाण खंडों को काटकर बनाए गए, उन विशालकाय खंडों को साफ करके और गोल स्तंभ बना दिए गए, लेकिन उनके ऊपर भी दर्पण की तरह उनको चमका देना, और उसको देखकर जो आधुनिक मिस्त्री हैं, आधुनिक जो कलाकार हैं, विस्मय विमुग्ध रह जाते हैं और वो सोचते हैं कि इनका जो निर्माण वो कठिन और नाजुक कार्य था। तो ये बात कही है भंडारकर ने। तो स्मिथ और भंडारकर की बातों को मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। अब अगला जो स्तंभ निर्माण से संबंधित जो पॉइंट है वो है विशेषताएं, क्योंकि पिछले प्रश्न पत्रों में एक प्रश्न पूछा गया था, वो कूट चयन वाला पूछा गया था और उसमें स्तंभ की विशेषताएं दी गई थी। तो इसकी विशेषताएं हैं कि ये स्तंभ एक ही पत्थर में निर्मित हैं, इसको हम कहते हैं एकास्म। चित्र के माध्यम से इसको भी मैं समझाऊंगा, अगले स्लाइड में इसका चित्र है। यहाँ पर याद रखना है कि ये जो स्तंभ बने थे वो एक ही पत्थर में बने थे। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई 40 फुट का एक स्तंभ है तो उसमें 2-3 पत्थरों का प्रयोग किया गया हो, नहीं, एक ही पत्थर में शीर्ष, इसका मध्य भाग और इसका जो स्तंभ है उसका निर्माण किया गया है। इनके कितने पार्ट्स होते हैं, कौन से पार्ट को किस नाम से जानते हैं, जैसे हमने स्तूप के बारे में पढ़ा था, उसी तरह से चित्र के माध्यम से हम स्तंभ के जो भाग हैं उनको भी पढ़ने वाले हैं। इनके शीर्षों पर पशुओं की आकृतियों को अलंकृत किया गया है। अगली इसकी विशेषता है कि ये जो स्तंभ है, इनके जो शीर्ष है, इनका जो ऊपरी हिस्सा है, उसमें पशुओं की आकृतियों को निर्माण करके और उनको अलंकृत यानी सजाया गया है। पॉलिश अत्यधिक आकर्षक है, जिनकी चमक आज भी यथावत बनी हुई है। और अगले इनकी विशेषता है कि ये जो स्तंभ हैं इन पर इस तरह की पॉलिश की गई थी उस समय में, ईसा पूर्व की ये बातें हैं कि इनकी जो चमक है वो आज भी यानी वर्तमान में भी ऐसे कैसे बनी हुई है। कई स्तंभों पर धम्म लिपियाँ खुदी हुई हैं तो कई स्तंभ बिल्कुल सादा है। और ये भी पिछले प्रश्न पत्रों में पूछा गया था कि सभी स्तंभों पर लेख लिखे हुए हैं, तो वो गलत था, क्योंकि जितने भी स्तंभ हैं तो ज़रूरी नहीं था कि सभी पर लिखे हुए, कुछ पर लिखे हुए हैं और कुछ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, वो सादा है। अब लिखे हुए जो स्तंभ हैं वो कौन कौन से हैं जिन पर लिपियाँ खुदी हुई हैं, तो उनमें मुख्य हैं दिल्ली मेरठ का स्तंभ, दिल्ली टोपरा का स्तंभ, इलाहाबाद, लोरिया नंदगढ़, रामपुरवा, संकिसा, सांची, सारनाथ, लुम्बिनी, ऐसे स्तंभ हैं जिन पर लिपियाँ खुदी हुई हैं। तो आपको नाम याद रखना है कि कौन कौन से स्तंभ हैं जिन पर लिपियाँ खुदी हुई हैं। नीचे दिया गया है कि ऐसे स्तंभ जिन पर लिपियाँ नहीं खुदी हुई है यानी वो सादा हैं, तो उनमें है रामपुरवा, बसाड़, कोसम आदि स्तंभ ऐसे हैं जो सादा स्तंभ है। अगली इनकी विशेषता है कि अधिकांश जो स्तंभ हैं वो चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित है। चुनार एक जगह का नाम है, वहाँ पर जो पत्थर मिलता है वो बलुआ पत्थर मिलता है, यानी उसकी जो बनावट है वो बालू से बनी हुई है, इसलिए उसको हम बलुआ पत्थर कहते हैं। तो अशोक के जो स्तंभ हैं वो जो स्तंभ अधिकांश हैं वो किसके बने हुए हैं, तो हमें याद रखना है चुनार के बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि सारे बिंदु हैं वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। और जैसे मैंने आपको नोट्स के माध्यम से यहाँ अध्ययन करवाया है, उसी तरह से आप भी अपनी नोटबुक में इन नोट्स को शामिल ऐसे कैसे करना है। मेरा उद्देश्य है नोट्स बनाना, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, और उनको आपको समझाना। ये स्तंभ गोलाकार हैं, इनका जो व्यास है वो 125 सेंटीमीटर से लेकर के और 90 सेंटीमीटर तक है। इनकी ऊंचाई की बात करें तो 12 से 15 मीटर ये ऊंचे हैं, लगभग 40 से 50 फुट इनकी औसत ऊंचाई है। वज़न की बात करें तो इनका जो लगभग वज़न है वो 50 टन है। तो यहाँ पर हमने व्यास की बात करी, ऊंचाई की बात करी और फुट में ऊंचाई की बात करी, और वज़न कितना है वो भी आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं, जैसे हमने स्तूपों के भाग पढ़े थे उसी तरह से स्तंभ के भी भाग हैं। तो स्तंभ के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं, तो स्तंभ के मुख्य 3 भाग हैं। कौन कौन से हैं, तो पहला भाग है ध्वज या स्तंभ या तना, दूसरा है घंटाकृति, तीसरा है शीर्ष भाग तथा पशु आकृतियाँ जिसमें सिंह, हाथी, अश्व, बैल आदि प्रमुख हैं। तो इस तरह से जो स्तंभ हैं उनके 3 प्रमुख पार्ट हैं। नाम याद रखना है ध्वज, जिसको हम स्तंभ या तना भी कहते हैं,
दूसरा है घंटाकृति, तीसरा है शीर्ष भाग जिस पर पशु आकृतियाँ बनी हुई हैं। और इन पशुओं में भी जो प्रमुख पशु हैं वो हैं सिंह, हाथी, अश्व, बैल आदि प्रमुख हैं। मैंने कहा था कि चित्र के माध्यम से कौन से पार्ट को क्या कहा गया है वो भी आपको समझना है। तो जो ऊपर का जो भाग है जिस पर आप देख सकते हैं ये सारनाथ का स्तंभ है, इस पर 4 सिंह बने हुए हैं, इसको हम शीर्ष भाग कहते हैं। उसके नीचे एक घंटाकार आकृति है, जैसे मंदिरों में लगा हुआ रहता है उसको हम घंटा आकृति कहते हैं। और उसके नीचे ये जो स्तंभ है इसको हम स्तंभ अथवा तना कहते हैं। तो इस तरह से ये 3 पार्टों में इसको बांटा गया है। पहला पार्ट है वो नीचे नीचे है, दूसरे नंबर पर है घंटाकृति और तीसरे नंबर पर है शीर्ष। तो तीनों पार्ट आपको यहाँ बता दिए गए हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कुछ प्रसिद्ध स्तंभों पर स्थित पशु आकृतियाँ, और ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था कि मिलान कीजिए निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। और वहाँ एक तरफ स्तंभों के नाम थे और दूसरी तरफ पशु आकृति के नाम थे। तो वहाँ पर आपको जितने भी प्रमुख और प्रसिद्ध स्तंभ हैं उनके शीर्ष पर कौन से पशु की आकृति बनाई गई है ये भी हमें परीक्षा की दृष्टि से याद रखना है, क्योंकि महत्वपूर्ण बिंदुओं में इसको माना जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि लोरिया नंदगढ़ का जो स्तंभ है इसके शीर्ष पर शेर और उसके नीचे राजहंस बने हुए हैं। तो आपको दोनों चीज़ याद रखनी है कि लोरिया नंदगढ़ जगह पर जो स्तंभ है उसके शीर्ष पर किसकी आकृति है, शेर की। सारनाथ स्तंभ पर चतुर्मुखी शेर यानी 4 शेरों की आकृति बनी हुई है जो एक दूसरे से पीठ सटाकर बैठे हुए हैं। लुम्बिनी का जो स्तंभ है वहाँ के शीर्ष पर जो पशु की आकृति मिली है वो अश्व की मिली है यानी घोड़े की मिली है। संकीसा पर जो मिला है उसके शीर्ष पर हाथी की आकृति है। रामपुरवा के स्तंभ के शीर्ष पर वृषभ यानी बैल की आकृति है। सांची के स्तूप के स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति है। और लोरिया अरेराज के जो स्तंभ हैं उसके शीर्ष पर गरुड़ यानी बाज की आकृति हमें मिली है। तो इस तरह से सारे के सारे जो पशु पक्षी हैं वो आपको याद रखना है। 7 यहाँ पर प्रमुख जो स्तंभ है वो मैंने यहाँ बता दिए हैं। 1-2 बार आप इनको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि परीक्षा में इनसे प्रश्न पूछा गया है और ये हम देख ही चुके हैं। क्योंकि मौर्यकालीन कला स्टार्ट करने से पहले हमने जो प्रश्न देखे थे वो उनका जो उद्देश्य था वो यही था कि कौन से पाठ से किस तरह का प्रश्न बन सकता है। अब जो लास्ट हमारा टॉपिक है ये एनसीईआरटी की बुक है, और एनसीईआरटी की बुक में अलग से एक पार्ट है मौर्यकालीन कला। वहाँ से इस पेज को मैंने आपके लिए लिया है। तो यहाँ पर हमें यही देखना है कि उसमें सारनाथ जो स्तंभ है वो प्रमुख स्तंभों में से उसको माना गया है। तो सारनाथ से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस पेज में थी। और यहाँ पर सारनाथ के स्तंभ पर जो शीर्ष भाग है उसकी आकृति को भी चित्र के माध्यम से समझाया गया है। तो इसकी मैं रीडिंग लगाऊंगा। इसमें से आपको जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट लगे वो आपको अपने नोटबुक में नोट करना है। वाराणसी के निकट सारनाथ में लगभग 100 वर्ष पहले खोजे गए सिंह शीर्ष को आमतौर पर सारनाथ सिंह शीर्ष कहा जाता है। तो कहाँ पर है सारनाथ? वाराणसी के निकट है। और इसको कब खोजा गया था? तो कम से कम 100 साल पहले इसकी खोज हुई थी। और इसके ऊपर जो स्तंभ के ऊपर है वो सिंह शीर्ष है, ये हम पढ़ ही चुके हैं। यह मौर्यकालीन मूर्ति कला का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह भगवान बुद्ध द्वारा धर्म चक्र प्रवर्तन यानी प्रथम उपदेश देने की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। तो दूसरी महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो यही है कि इसका निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। और क्यों करवाया था? भगवान बुद्ध द्वारा धर्म चक्र प्रवर्तन यानी प्रथम उपदेश देने की ऐतिहासिक घटना। तो प्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध ने कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। उसी संदर्भ में इसका निर्माण करवाया था। चित्र में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 सिंह बने हुए हैं। एक इसके पीछे जो दिखाई नहीं, किसी भी साइड में आप जाकर देखेंगे तो हमें केवल 3 शेर ही दिखाई देते हैं, और वास्तव में इसके ऊपर 4 शेर हैं। इस सिंह शीर्ष के मूलतः 5 अवयव हैं, भाग हैं। तो ये जो सिंह शीर्ष है इसके भी कितने भाग हैं? 5। कौन कौन से हैं? एक तो स्तंभ जो अब कई भागों में टूट चुका है, स्तंभ हम पढ़ चुके हैं। जो ये लंबा सा जो हिस्सा इसको स्तंभ कहते हैं। एक कमल घंटी का आधार यानी इसको हम कमल घंटी का आधार कहते हैं, जो दूसरे नंबर पर है।
तीसरा है उस पर बना हुआ एक ढोल, यानी इसके नीचे एक ढोल भी बना हुआ है जिसमें 4 पशु दक्षिणावर्त गति के साथ दिखाए गए हैं। अभी मैं दिखाऊंगा इस पार्ट को भी। 4 तेजस्वी सिंगों की आगे पीछे जुड़ी हुई आकृतियां जो ऊपरी ऊपर का हिस्सा है, और एक सर्वोपरि तल चक्र जो कि एक बड़ा पहिया है। तो सबसे ऊपर एक पहिया है। यह चक्र इस समय टूटी हालत में है और सारनाथ के स्थलीय संग्रहालय में प्रदर्शित है। इस सिंह शीर्ष को ऊपरी चक्र और कमलाधार के बिना स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। इस पॉइंट को आपको समझना है, सर्वोपरि तल चक्र, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा गया था। यानी ये जो सिंह है इसके ऊपर भी एक आकृति बनी हुई थी और उसमें एक चक्र था, उसमें 32 तीलियाँ हैं। ये प्रश्न पूछा गया था आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 का जो पेपर हुआ था कि सारनाथ के स्तंभ के ऊपर बने हुए चक्र में कितनी तीलियाँ हैं, तो वहाँ हमारा जवाब था 32 तीलियाँ। नीचे का जो चक्र है उसमें 24 आरे हैं, वो अलग चीज़ है। ये टूटी फूटी हालत में है और इसको संग्रहालय में रखा गया है। अब सारनाथ के पुरातत्व संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए इस सिंह शीर्ष पर बनी एक वेदी पर 4 सिंह एक दूसरे से पीठ जोड़कर बैठाए गए हैं। शेरों की ये चारों आकृतियां अत्यंत प्रभावशाली और ठोस हैं। प्रतिमा की स्मारकीय विशेषता स्पष्टतः दृष्टिगोचर होती है। शेर के चेहरे पर पेशी विन्यास बहुत ही सुदृढ़ प्रतीत होता है। होठों की विपर्यस्त रेखाएं और होठों के अंत में उनके फैलाव का प्रभाव यह दर्शाता है कि कलाकार की अपनी सूक्ष्म दृष्टि शेर के मुख का स्वाभाविक चित्रण करने में सफल रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जैसे शेर की रेखाएं होती हैं चेहरे पर, ये देख सकते हैं, तो इन्होंने यथावत शेर का जो रूप होता है उसको बनाने का इसके जो शिल्पी रहा, इसका जो कारीगर रहा, उसने प्रयास किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो शेरों ने अपनी सांस भीतर रोक रखी है। इन चित्रों को हम देखेंगे तो ऐसा लगेगा। अयाल यानी केसर की रेखाएं तीखी हैं और उनमें उस समय प्रचलित परंपराओं का पालन किया गया है। यानी शेर के बारे में जो प्राचीन परंपराएं हैं जितनी भी, उनकी यहाँ पर इस मूर्ति में ध्यान रखा गया है। प्रतिमा की सतह को अत्यधिक चिकना या पॉलिश किया हुआ बनाया गया है, जो कि मौर्यकालीन मूर्ति कला का एक खास विशेषता है। शेरों की घुंघराली अयाल, अयाल का मतलब होता है केसर, जो ऊपर हम पढ़ ही चुके हैं, यानी शेर के ऊपर जो बाल होते हैं उनको हम केसर कहते हैं, आगे निकली हुई दिखाई देती है। शेरों के शरीर के भारी बोझ को पैरों की फैली हुई मांसपेशियों के माध्यम से बखूबी दर्शाया गया है। तो यहाँ पर मांसपेशियों को स्पष्ट यहाँ मांसपेशियाँ दर्शाई गई हैं पैरों में, और इससे लगता है कि शरीर का जो पूरा जो भार है, जो वजन है, इन पैरों पर आया है। यानी सूक्ष्म सूक्ष्म चीज़ों को इस मूर्ति में दर्शाया गया है। शीर्ष फलक पर एक चक्र बना हुआ है जिसमें चारों दिशाओं में फैले हुए कुल मिलाकर 24 आरे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये 24 आरे हैं। और चक्र के साथ में सांड, घोड़ा, हाथी और शेर की आकृतियाँ सुंदरता से उकेरी गई हैं। तो घोड़ा है, सांड है, इस तरह से चारों तरफ आप देखेंगे तो 4 पशुओं की आकृति। ये भी आपको याद रखना है कि 4 कौन कौन से पशु हैं। सांड है, घोड़ा है, हाथी और शेर है। चक्र का यह स्वरूप संपूर्ण बौद्ध कला में धर्म चक्र के निरूपण के लिए महत्वपूर्ण बन गया। प्रत्येक पशु आकृति सतह से जुड़ी होने के बावजूद काफ़ी विस्तृत है। उनकी मुद्रा शीर्ष फलक पर गतिमान प्रतीत होती है। गतिमान का मतलब आप देख सकते हैं, घोड़ा भी दौड़ता हुआ नज़र आ रहा है, इधर वृषभ भी चलता हुआ नज़र आ रहा है। प्रत्येक चक्र के बीच में सीमित स्थान होने के बावजूद इन पशु आकृतियों में ऐसा प्रतीत होता है कि कलाकार में सीमित स्थान में भी दर्शाने की पर्याप्त क्षमता थी। यानी जगह नहीं है, फिर भी 4 पशुओं को, चक्र को, आदि को दर्शाना ये दर्शाता है कि छोटी सी जगह में भी कलाकार ने बहुत सारी चीज़ें दर्शाने की उसमें योग्यता थी। वृत्ताकार शीर्ष फलक एक उल्टे कमल की आकृति पर टिका हुआ है। फिर हम देखते हैं कि ये जो हिस्सा है वो एक उल्टे कमलाकार आकृति पर टिका हुआ है। कमल पुष्प की प्रत्येक पंखुड़ी को उसकी सघनता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं ये जो पंखुड़ियाँ हैं बहुत ही सघनता से इनका निर्माण किया गया है। नीचे के हिस्से में वक्र तलों को सुंदरता से उकेरा, वक्र यानी जो टेढ़े जो तल हैं इनको बहुत ही सुंदरता से उकेरा गया है। स्तंभ की आकृति होने के कारण यह समझाया गया था कि इसके चारों ओर देखा जाएगा, इसलिए दृष्टि बिंदुओं की कोई निश्चित सीमाएं नहीं रखी गई है। सिंह शीर्ष सांचे में भी पाया गया है पर टूटी फूटी हालत में है।
सिंह शीर्ष वाले स्तंभ बनाने का क्रम परवर्ती काल में भी जारी रहा है। तो लास्ट का बिंदु हमें बताता है कि न केवल सारनाथ में बल्कि सांची के स्तूप में भी सिंह शीर्ष मिलता है, यानी ऊपरी हिस्से में सिंह की आकृतियाँ मिलती हैं और टूटी फूटी हालत में मिलती है। और न केवल सांची में, यानी परवर्ती काल यानी मौर्य काल के बाद में भी जितने कालों में स्तंभों का निर्माण हुआ है वहाँ पर भी सिंह शीर्षों को स्थान दिया गया है। तो ये एनसीईआरटी की किताब से लिया गया सारनाथ के स्तंभ की प्रमुख जानकारी थी। मैंने इसको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझा, इसीलिए मैंने इसको यहाँ शामिल किया है। इसमें से जो भी पॉइंट हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो मैंने आपको सारे समझाने का प्रयास किया है। और ये जो शीर्ष है इसको भी आप देख सकते हैं, 3 भागों में यहाँ बांट रखा है। यानी सबसे पहले जो हम देखें तो यहाँ पर इसके नीचे स्तंभ है, उस स्तंभ के ऊपर ये कमलाकृति उल्टी, जिसको हम घंटा आकृति कहते हैं, उसके ऊपर ये बना हुआ है। और यहाँ पर एक चक्र है, 4 पशुओं की आकृति है। और इसके ऊपर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर 4 सिंहों की आकृति बनी हुई है। तो आज के वीडियो में हमने जो महत्वपूर्ण हिस्सा था मौर्यकालीन कला का, स्तंभ निर्माण कला, उसको बहुत ही डिटेल से और बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नोट्स के माध्यम से हमने यहाँ पढ़ा है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, फीडबैक देने के लिए लाइक और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।